पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1173 में अफगानिस्तान के गौर वंश ने गजनी से महमूद गजनवी के वंशजों की सत्ता समाप्त कर दी तथा शहाबुद्दीन गौरी गजनी का नया शासक बना। उसने भी महमूद गजनवी के अनुसरण में भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। गजनी का नया राजवंश अधिक शक्ति संपन्न था, इसलिए उसने भारत में तुर्की साम्राज्य के विस्तार के लिए नए रास्ते खोल दिए। इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी की तरह मोहम्मद के भी भारत पर आक्रमण करने के पीछे कई उद्देश्य थे। उसका सबसे पहला उद्देश्य पंजाब में गजनवी वंश के शासक खुसरव शाह को तथा उसके राज्य को समूल नष्ट करना था, ताकि भविष्य में मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को कोई खतरा नहीं हो। मोहम्मद गौरी भारत में एक नए मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करके इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहता था तथा अरब के खलीफाओं से अपने लिए प्रशंसा प्राप्त करना चाहता था। मोहम्मद गौरी भी महमूद गजनवी की तरह भारत से विपुल धन दौलत एवं गुलामों को प्राप्त करना चाहता था। मोहम्मद गौरी अपने युग के मध्य एशिया के अन्य मुस्लिम शासकों की तरह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए वह भारत से बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा को समाप्त करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारण थे। अपने जीवन के अंतिम 31 वर्षों में वह इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में लगा रहा। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय भारतवर्ष कहने को ही एक राष्ट्र था। वास्तविकता यह थी कि भारत राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से बुरी तरह बिखरा हुआ था। केवल प्राकृतिक सीमाएं ही भारत के एक राष्ट्र होने का आभास करवाती थीं। उत्तर में हिमालय तथा उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर एवं पश्चिम में अरब की खाड़ी नामक समुद्र इस देश को एक प्राकृतिक राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करते थे। वह समय बीत चुका था जब वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत एवं गीता आदि ग्रंथ इस देश को एक सांस्कृतिक राष्ट्र बनाते थे। इस समय के भारत में हिंदू धर्म की शैव, शाक्त तथा वैष्णव शाखाएं विभिन्न उपशाखाओं में विभक्त हो रही थीं तथा उनका बिखराव अपने चरम पर था। बौद्ध धर्म का भारत में लगभग नाश हो चुका था, किंतु शैवों और बौद्धों के मिश्रण से नाथ संप्रदाय से लेकर विभिन्न तांत्रिक मत, कापालिक एवं अघोर संप्रदाय आदि जन्म ले चुके थे। जैन धर्म दक्षिण भारत तथा पश्चिम के मरुस्थल में जीवित था तथा दूसरे धर्मों एवं संप्रदायों से असंपृक्त रहकर अपने अलग स्वरूप में फल फूल रहा था। यद्यपि दक्षिण भारत के अलावा शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य जैसे गुरुओं ने भारत की सांस्कृतिक आत्मा के पुनर्जागरण के राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए थे, तथापि भारत के सहज विश्वासी और सरल लोग पाखंडियों के चक्करों में फंस चुके थे और प्रजा को इस भंवर से निकालने के लिए वैष्णव संतों और भक्त कवियों के धरती पर आने में अभी कुछ समय शेष था। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय सिंध, मुल्तान और पंजाब के अधिकांश क्षेत्र गजनी के मुसलमानों के अधिकार में थे तथा वहां अलग अलग मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। रावी नदी के पूर्व में भी बहुत से दुर्ग गजनी के मुसलमानों के अधीन हो गए थे, जिनमें हांसी से लेकर कांगड़ा तक के दुर्ग सम्मिलित थे। जिस समय मोहम्मद गौरी गजनी का शासक हुआ, उस समय उत्तर भारत में 4 प्रमुख हिंदू राजा शासन कर रहे थे।
इनमें से पहला था दिल्ली तथा अजमेर में चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज। दूसरा था कन्नौज में घेड़वाल वंश का राजा जयचंद। तीसरा था बिहार में पाल वंश का राजा पाल। चौथा था बंगाल में सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन। इनके साथ ही मध्य भारत में स्थित चेदी में कलचुरी वंश, मालवा में परमार वंश, पश्चिमी भारत में स्थित गुजरात में चालुक्य वंश, उत्तर भारत में स्थित बदायूं में राष्ट्रकूट वंश सहित अनेक राजपूत वंश छोटे छोटे राज्यों के स्वामी थे। इन राज्यों में परस्पर फूट थी तथा वे परस्पर संघर्षों में व्यस्त थे। राजा पृथ्वीराज तथा राजा जयचंद में वैमनस्य था। दक्षिण भारत भी बुरी तरह बिखरा हुआ था। देवगिरी में यादव, वारंगल में काकतीय, द्वार समुद्र में होयसल तथा मदुरा में पांड्य वंश का शासन था। ये राज्य भी परस्पर युद्ध करके एक दूसरे को नष्ट करके अपनी आनुवांशिक परंपरा निभा रहे थे। सिंध, मुल्तान तथा पंजाब के मुस्लिम शासित क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार हो गया था। वहां हिंदुओं को बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करवाया जा रहा था। जो लोग मुसलमान नहीं बनना चाहते थे उन्हें या तो उस क्षेत्र से पलायन करना पड़ रहा था अथवा वे भारी भू राजस्व एवं जखिया आदि देकर निर्धनता को प्राप्त कर रहे थे। सामाजिक दृष्टि से भी इस काल में भारत की दशा बहुत शोचनीय थी। समाज का नैतिक पतन हो चुका था। शत्रु से देश की रक्षा और युद्ध का समस्त भार अब भी राजपूत जाति पर था। शेष प्रजा इससे उदासीन थी। हिंदू शासकों को द्वेष, अहंकार और विलास प्रियता के घुन खाए जा रहे थे। राष्ट्रीय उत्साह पहले की ही भांति विलुप्त था। कुछ शासकों में देश तथा धर्म के लिए मर मिटने का उत्साह था, किंतु वे परस्पर फूट के शिकार थे। स्त्रियों की सामाजिक दशा उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा काफी गिर चुकी थी। ऐसे भारत को गुलाम बना लेना, उसकी संस्कृति को उखाड़ फेंकना, उसकी प्रजा को सदा के लिए विपन्न बना देना मोहम्मद गौरी जैसे प्रबल विदेशी आक्रांता के लिए बहुत आसान था। अगली कड़ी में देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत के समस्त मुस्लिम अमीरों के राज्य छीन लिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।